हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीटेट इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी परीक्षाएं निकट भविष्य में तय हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में हमें बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। इसके लिए हम आपको एक बार फिर शुरू से आपके सिलेबस से परिचित करा दें। पहले तो देख लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसा कि आप जानते हैं, एक पैसेज दिया होगा और उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको उसे पढ़ के और फिर आंसर करने होते हैं। दूसरे नंबर पे लर्निंग प्रिंसिपल्स, सीखने के संबंध में जो सिद्धांत बताए गए हैं आपको उसे पढ़ना है। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है। तीसरा होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच, आप किसी से संवाद कैसे करेंगे, इसका जो साइकोलॉजी है उससे संबंधित एजुकेशन हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। चौथे नंबर पे है असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, आप भाषा के कौशल को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे, वो इस चैप्टर में आपको पढ़ना रहता है। फिर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब भाषा के विकास की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ स्तर होते हैं, उसका अध्ययन हम पेडागोजी में करते हैं। फिर आखिर में है रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, किसी भाषा को सीखना हो तो उसमें मतलब अधिगम के लिए ये ग्रामर का क्या रोल होता है, अधिगम हेतु व्याकरण का क्या भूमिका है, इसको एक्सप्रेस करना। अब आप इसको दूसरे शब्दों में समझें कि इन सारी क्वेश्चंस को, इन सारे टॉपिक्स को आप कुशलता पूर्वक डील कर सकें, इसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लियर होना चाहिए। यदि आपको वर्ब, सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच या मॉडल्स जैसी बेसिक चीजें नहीं पता हैं तो आप इन बड़ी चीजों को नहीं हैंडल कर पाएंगे, नहीं डील कर पाएंगे। इसलिए हमने पिछली क्लासेस में एकदम जीरो लेवल से सारे चैप्टर्स को क्लियर करना शुरू किया और एक एक करके हम आगे लेके चल रहे हैं। दो टॉपिक्स और जो इंपॉर्टेंट हैं इस कैटेगरी की बिल्डिंग को तैयार करने के लिए न्यू के रूप में, हम उनको भी इन स्लाइड्स में कंप्लीट कर रहे हैं, इन वीडियोस में, और उसके बाद हम आएंगे एडवांस लेवल पे। फिर अगले दिन से हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डील कराएंगे। हम फिर लैंग्वेज का क्या रोल है, लर्निंग लैंग्वेज का ग्रामर में, हम ये सारी चीजें एक वन बाय वन आपको सॉल्व कराएंगे। फिर प्रैक्टिस सेट्स, मॉडल क्वेश्चंस, पिछले कुछ वर्षों के सॉल्व क्वेश्चंस को भी हम डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने इस सिलेबस को या इसके कंटेंट को माइंड में मेकअप कर लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे सेव कर लीजिए, जैसे भी हो। आगे बढ़ते हैं हम आज के फिर अपने रेगुलर बेसिक टॉपिक पे आते हैं, उसे पूरा करके। सबसे खास बात है, जब भी कोई पैसेज दिया रहेगा तो आपको उसे पढ़ना है, पढ़ने के साथ आपका उसको मीनिंग का जानना और मीनिंग जानने के साथ साथ आंसर देने में कैपेबल होना, उसके लिए ट्रांसलेटिंग पावर का अच्छा होना जरूरी होता है। अब ये कैसे आएगा? तो जो आपने मॉडल्स पढ़ा, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, उन्हीं पे कोई ना कोई सेंटेंस ही होगा। मैंने सेंटेंस को डिफाइन करते समय भी बताया था कि मोस्टली सिंपल सेंटेंस हम बोलचाल में तो प्रयोग कर लेते हैं, छोटी क्लासेस में डील कर लेते हैं, लेकिन बड़े क्लासेस में बड़े लेवल के क्वेश्चंस को डील करते समय आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का प्रयोग देखने को मिलेगा। उनका ट्रांसलेशन कैसे हो पाएगा, और सबसे खास कि टेंस का वर्ब आपको पता करना होगा। प्रत्येक टेंस में कौन सी वर्ब प्रयोग हो रही है, उसके अनुसार कौन सी क्रिया लगेगी, क्या मीनिंग निकालेंगे, ये अगर नहीं क्लियर है तो फिर टेक्निकली काफी दिक्कत होगा। लेकिन आप विश्वास रखिए, तैयारी करते चलिए, नियमित की क्लासेस लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो चीजें आपको दी जा रही हैं उनको नोट करते रहिए, और फिर देखिए आसानी से आप इन सारे सवालों को आपकी परीक्षा में आने वाले सॉल्व कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो आइए इस क्रम में
आज का हमारा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रांसलेशन के लिए, इसको हम बोलते हैं टाइम एंड टेंस। इसे हम थोड़े से में ब्रीफ करते हुए सम अप करेंगे, टाइम एंड टेंस, ताकि आपको ट्रांसलेशन इन केस अगर आप पहले से परिचित हैं तो रिचार्ज हो जाएंगे, नहीं परिचित हैं, बहुत सारे आप में से नए स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, हमें उनको भी लेके चलना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है। तो ट्रांसलेटिंग पावर आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आप कॉम्प्रिहेंशंस को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को आसानी से डील कर सकें। हम कल के लिए आज न्यू रख रहे हैं। तो टाइम एंड टेंस का मतलब होता है समय और काल। समय और काल, समय क्या होते हैं? तो समय एक अमूर्त अवधारणा है। आप समय को जब परिभाषित करेंगे तो समय एक अमूर्त अवधारणा है और जिसे हम 3 कालों में, आप देखेंगे 3 कालों में बांट दिए हुए हैं। पहले को जो बीत गया है उसे पास्ट कहते हैं, जो चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं और जो आने वाला है उसे फ्यूचर कहते हैं। ओके, समय का 3 कालों में बांटे जाने का कारण क्या होता है या आधार क्या होता है? अगर कोई पूछे तो आप बताओगे वर्ब, यानी क्रियाओं के अध्ययन के लिए ही समय को हमने 3 कालों में बांटा हुआ है। गॉट इट? अब जो क्रियाएं हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, अतीत की बातें, उनको हम पास्ट टेंस कहते हैं। जो आज चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपका क्लास दे रहा हूं, आपको टेंस चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इसका अध्ययन हम प्रेजेंट में करते हैं और कल भी हमारे नहीं रहने पर भी कुछ क्रियाएं होंगी, उन क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हम फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। अब ये जो टेंस है तीनों, इन तीनों के 4 पार्ट में बांट के अध्ययन करने होते हैं। पहले को इंडिफिनिट, इनको हम वर्ब की फॉर्म ही कहते हैं, इंडिफिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के इंडिफिनिट रूप का अध्ययन। दूसरे को कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है, फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का निरंतर जारी रहने वाला भाव। तीसरा होते हैं परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिसमें क्रिया का परफेक्ट होना दिखाया गया होगा। चौथे नंबर पे आता है स्टूडेंट्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब क्या होते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिसमें क्रिया कुछ हद तक परफेक्ट भी हो चुकी रहेगी और कुछ अभी भी कंटिन्यू मोड में होगी, बोले जाते समय भी कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी, तो उनको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहेंगे। अब इसमें एक और बात, इस प्रकार आप देख रहे हैं 3 into 4, यानी कि टेंस को 12 पार्ट्स में बांट के पढ़ना होता है। 12 पार्ट्स में, 12 पार्ट्स में बांट के आप पढ़ोगे। प्रत्येक पार्ट में पुनः 4-4 सेंटेंस बनते हैं। कौन कौन भैया? जैसे पहले तो बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक को अफर्मेटिव कहते हैं, दूसरे को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तीसरे को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, चौथे को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये कुल 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जिनको प्रत्येक टेंस में हमें पढ़ना होता है। कभी हम बातें स्वीकार में या सहमति में कहते हैं, उसको हम अफर्मेटिव कहेंगे। कभी हम किसी तथ्य से इनकार करते हैं, उसको हम निगेटिव कहेंगे। तीसरे नंबर पे हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं, जब हमें प्रश्न करना होते हैं या कुछ वाक्यों में हम प्रश्न का भाव रखते हैं तो उसे इंट्रोगेटिव, और कुछ में इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी प्रश्न के साथ साथ नकारात्मक भाव भी होता है, यानी इंट्रोगेटिव मोड के साथ साथ नेगेटिव मोड भी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कुल 4। यहां तक क्लियर हुआ कि समय और काल ये 2 अलग चीजें होती हैं। अक्सर लोग केवल काल का अध्ययन करते हैं,
लेकिन इसको समय के रेफरेंस से कनेक्ट करके ही पढ़ा जाना चाहिए, तभी टेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर होता है, अदरवाइज कंफ्यूजन बना रहता है। ये कुल 4 पार्ट में बटे होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पुनः इन चारों का अध्ययन 4-4 सेंटेंस में करना होता है। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा इनको आपसे परिचित कराते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है? कहते हैं कि इसकी पहचान है, सिंपल सी पहचान है, ता है, टी है और ते है। जब आप अर्थ निकालें, ये अर्थ दिखे किसी वाक्य के अंत में, तो आप उसे इंडेफिनिट कहेंगे। ये तो हिंदी की बात है। अंग्रेजी माध्यम में अगर आप इसको डील कर रहे हैं तो कैसे पाएंगे? इसके लिए एक सेट पैटर्न है और वो है पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस से जुड़ा हुआ। ये कहता है कि अगर कोई वाक्य इस कसौटी पर दिखे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इस फॉर्म को हम यस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं। यानी इस कसौटी पर कसा दिखे अगर कोई, तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहोगे। जैसे अब ये क्या है? V1 V5 यस या ईएस के प्रत्येक क्रिया के मैंने बताए थे आपको वर्ब पढ़ाते समय कि वर्ब के ट्रांसलेशन के लिए 5 फॉर्म होंगे। जैसे गो का एग्जांपल देके बताया था, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। वही गोज यानी यस या ईएस फॉर्म आपको यहां पे प्रयोग करना होता है। अब इसके लिए एक रूल बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, गौर करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही आप वर्ब में यस अथवा ईएस नियमानुसार जोड़ेंगे। ठीक है, किस क्रिया में यस जोड़ना है, किस में ईएस जोड़ना है बताया गया था आपको, एक बार फिर जान लें। एक्स है, एस है, डबल एस है, सी एच है, ये अगर किसी वाक्य में आ रहे हैं, अंत में आ रहे हैं किसी वर्ब के, तो उनमें आपको ईएस जोड़ना है। ओके, जैसे आप देखो टीच, टीच मने पढ़ाना, तो आप टीचेज करोगे, ठीक है ना। और यदि ये सब लेटर्स नहीं है, बाकी कुछ भी है, तो उनको उनमें आप एस जोड़ोगे। जैसे है रीड मने पढ़ाना, पढ़ना, गौर करना, तो रीड में पढ़ना यानी कि इसमें केवल डी आ रहे हैं तो यस जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसी तरह स्माइल, यहां पे केवल ई आ रहे हैं तो केवल यस जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये जनरल सा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इस आधार पे आप कोई भी एग्जाम्पल डील कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो आई टीच यू इंग्लिश। I don't think that there will be any kind of problem in dealing such type of small sentences. Okay, now moving towards the next one. Second rule जो negative sentence के लिए होगा, ये कहता है कि अगर किसी वाक्य में आपको ये पैटर्न दिखाई देना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डज और डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। इफ यू फाइंड सच टाइप ऑफ पैटर्न, यदि इस तरह का कोई पैटर्न दिखाई दे, तो यू आर टू अंडरस्टैंड इट या टेक इट एज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे और इसका हिंदी अर्थ सिंपली उसी प्रकार होगा। जैसे मैं कहूं कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट play cricket. ओके, ही डजंट प्ले क्रिकेट। आप देख सकते हैं कि यहाँ ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया गया है। और नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यानी प्ले। अब इसमें यस या ईएस नहीं जोड़ना है। अगर हम कहें कि वे लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, तो दे डोंट टॉक टू मी, दे डोंट टॉक टू मी। अब यहाँ पे आप देखो दे के साथ प्लूरल है, इसलिए डोंट का प्रयोग किया गया है।
यानी कि एक चीज क्लियर हो रहा है, सिंगुलर के साथ डज नॉट फॉलो होगी और प्लूरल के साथ डू नॉट फॉलो होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आते हैं। सेंटेंस का तीसरा फॉर्मेट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब इसमें जो पैटर्न होता है इनको डील करने का किसी भी उसमें, तो वो क्या होता है, सिंपली आपको यहां जो हेल्पिंग वर्ब आपकी थी डज और डू, आप देखोगे डज और डू, इसको पहले लिख लेना है, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इट्स वेरी सिंपल। जब कभी किसी वाक्य में वाक्य की शुरुआत में क्या आया हो ना, तो उस क्या की अंग्रेजी जो मूल इंग्लिश होती है व्हाट, उसका प्रयोग अवॉइड करते हैं और उसके साथ बदले डज या डू को। अगर वाक्य इंडेफिनिट टेंस, जैसे क्या वह गीत गाती है, क्या वह गीत गाती है, अब देखिए इसमें गाती है और क्या वह सिंगुलर है, तो अब इसको अनुवाद करना है तो डज शी सिंग अ सॉन्ग। ओके, अगर मैं पूछूं कि क्या आप गीत गाते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, डू यू सिंग अ सॉन्ग। गॉट इट? डू यू सिंग अ सॉन्ग। तो दिस इज वेरी सिंपल फंडा, आप समझ सकते हैं। इस तरह आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द लास्ट वन इज नोन एज इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें बाकी फार्मूला तो ऊपर वाले की जैसा ही होता है, डू डज तो लगता ही है, सब्जेक्ट के बाद इसमें आपको नॉट एड ऑन करना होता है, बाकी चीजें जैसे थी वैसे ही रहेंगी लास्ट तक। डू डज को पहले लिखेंगे क्या के वास्ते, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, जो इसको नेगेटिव सेंटेंस का रूप देगा। ओके, जैसे मैं कहूं कि क्या आप झूठ नहीं बोलते हो, डू यू नॉट टेल अ लाई, डू यू नॉट। क्या विराट क्रिकेट नहीं खेलता है, डज विराट नॉट प्ले क्रिकेट, डज विराट नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, देन कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट इंडिफिनिट के बाद जो दूसरा टॉपिक होता है हमारा टेंस चैप्टर में, वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको ही इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जो पूरा नहीं है वो इम्परफेक्ट है, दूसरे शब्दों में जो जारी है अभी, यानी कि पूरा नहीं है तभी तो जारी है, उसे कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। हिंदी भाषियों के लिए आपको मैं बता दूं कि ऐसे वाक्यों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे कुछ दिए होंगे टर्म्स। अच्छा, ये नहीं भी है ना, तो क्रिया का जारी रहना याद रखिएगा, क्रिया का जारी रहना दिया हो, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्लियर मार्क बताता है। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में हम अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं, और मैं कहूं कि मेरा दोस्त बाहर खड़ा है। तीसरा वाक्य कहूं कि एक चिड़िया उस डाल पर बैठी है। उस डाल पर बैठी है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं। अब यहां पे सिखाने की क्रिया जारी है, चल रही है।
मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, तो उसके द्वारा खड़ा होने का काम चल रहा है, क्रिया जारी है। और चिड़िया डाल पर बैठी है, यानी कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं दिया है, लेकिन कार्य तो जारी है ना। चिड़िया के द्वारा डाल पर बैठने का काम चल रहा है। मेरे दोस्त के द्वारा बाहर खड़े होने की क्रिया चल रही है, वो बैठा नहीं है। तो इस प्रकार की पहचान रखने वाले वाक्यों को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। और इनको डील करने के लिए जो पैटर्न हमको मिला हुआ है ग्रामेरियंस के द्वारा सदियों से, उस पैटर्न का आप ऐसे कुछ प्रयोग करते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, और इसमें आप आईएनजी यानी इंग फॉर्म का प्रयोग करते हो। फाइनली कम्स ऑब्जेक्ट। ओके, फाइनली कम्स ऑब्जेक्ट। इस नियम से आप देखेंगे, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मेरा दोस्त बाहर खड़ा है। इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग। स्टैंड में आईएनजी जोड़ देंगे, बाहर के लिए आउटसाइड का प्रयोग करते हैं, स्टैंडिंग आउटसाइड। एक चिड़िया उस डाल पर बैठी है, इसके लिए अ बर्ड इज सीटिंग ऑन दैट ब्रांच, ऑन दैट ब्रांच। तो क्लियर हुआ आपको? कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में हमको क्रिया को जारी रखना, ये देखना होता है कि क्रिया जारी है या नहीं, कंटिन्यू है या नहीं। दूसरी बात, इसमें ट्रांसलेशन के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब इज और एम, जो प्राइमरी वर्ब भी हैं, उन्हीं का प्रयोग करना होता है। इनके सब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन है उसका चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मेन वर्ब में आईएनजी या इंग फॉर्म, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे V4 से भी इंडिकेट किया जाता है। एंड फाइनली वी यूज ऑब्जेक्ट, एंड एज पर द रूल आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। क्लियर हुआ? माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग आउटसाइड, एंड द थर्ड वन इज a bird is shitting on that branch. So this is all about present continuous tense. I don't think that there is any typical rule for such type of sentence. You can easily grab now. Now moving towards the next comes negative sentence. जैसे हम कहें कि my father, डायरेक्ट हम आपको एग्जांपल से डील करके, my father is not reading an old novel. मेरे पिता एक पुराना उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहां पे आपको हमें ये दिखाना है कि इज आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें हमने नॉट बस ऐड कर दिया। ओके, सिर्फ नॉट को ऐड कर दिया। इतना ही करने से ये सेंटेंस अब निगेटिव कहा जाएगा। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यदि किसी वाक्य में क्या आ जाए ना शुरू में, तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। और इसके लिए जो पैटर्न मिलता है, पैटर्न कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लीजिए, यानी इज आर एम, इस टेंस की ये सहायक क्रिया है, इनको बाहर कर लेना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट को लाते हैं, मेन वर्ब में फोर्थ फॉर्म यानी इंग फॉर्म का प्रयोग, और फाइनली ऑब्जेक्ट एड ऑन कर लेते हैं। ओके, अब इस नियम से आप चलोगी तो फिर क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या वे लोग सड़क पर टहल रहे हैं? आपने क्वेश्चन किया, क्या से आप जनरली क्वेश्चन करते हैं कि क्या वे लोग सड़क पर टहल रहे हैं? ठीक है, तो अब इस प्रकार के वाक्य का अनुवाद आपको करना होगा। फॉर्मूला सेम है,
हेल्पिंग वर्ब्स को पहले एज पर सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे वे लोग की अंग्रेजी दे हुई, तो अब दे के साथ आर का बॉन्ड है, आर को पहले लिखा, ये क्या के लिए, व्हाट को रिप्लेस करने के वास्ते होता है। तो आर दे, क्रिया क्या हो रही है, टहलना। वॉक में आईएनजी इंफॉर्म जोड़ लेंगे। आर दे वॉकिंग, कहां पर टहल रहे भैया, तो ऑन द रोड, ऑन द रोड। आर दे वॉकिंग ऑन द रोड। एनी कंफ्यूजन? In case of any confusion, you may ask me frequently without any hesitation. Okay. Now, moving towards the next and the last one, interrogative negative. Sometimes we have to use interrogative marks as well as negative term not. तो सेम पैटर्न रहता है ऐसे, और इसमें यहां पे आके सब्जेक्ट के बाद इस सेज में आपको नॉट एड ऑन कर लेना है, तो सब कुछ वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे लोग सड़क पर नहीं टहल रहे हैं, आर दे नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। क्या वह सिगरेट नहीं पी रहा है, इज ही नॉट स्मोकिंग, इज ही नॉट स्मोकिंग। क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूं, एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। इन दिस वे यू कैन सॉल्व so many sentences. Now one word. अब आज के बाद आपको प्रेजेंट इन के इन फॉर्म्स का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम आगे मूव करते हैं। अगला जो टेंस होता है, तीसरा प्रेजेंट का पार्ट होता है, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग एक टेंस के सारे पार्ट्स का अध्ययन करते चलेंगे एक एक में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल, यानी कि वह काल जो जिसमें वर्तमान में कोई क्रिया पूरी होनी दिखाई दे। आमतौर पे इसके इंडिकेटिंग वर्ड्स जो होते हैं वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा आ का मात्रा हो, आ है, ई है, ए है, ऐसा कुछ दिया रहता है, तो आप उसको प्रेजेंट के परफेक्ट का मान लोगे। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि वह घर पहुंच चुका है। अब पहुंच चुका है या पहुंच गया है, दोनों देखिए। आ है, आ रहे ना। मेरी मां मंदिर से लौट आई हैं, लौट आई हैं पर करेंगे, तो आने की क्रिया मेरी मां के द्वारा कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा भाव। एग्जाम्पल के लिए, अब जो पैटर्न इसको डील करने के लिए ग्रामेरियंस ने दिया है, जिसपे पूरी दुनिया कॉमनली यूज करती है, इनमें एक्सेप्शन नहीं होता है, वो है सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का प्रयोग करना है। देन कम्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। तो इस आधार पे सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ आपको हैव का प्रयोग करना होता है। अब वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सबके साथ इस टेंस में प्रयोग करना है। एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। इस नियम से देखें तो वह घर पहुंच चुका है, तो यहां पे हो जाएगा ही हैज, और पहुंचना के लिए आप गॉन अथवा रीच क्रिया का ईडी फॉर्म ले लेंगे, गॉन या ही हैज रीच्ड होम। वेरी सिंपल। मेरी मां मंदिर से लौट आई हैं, तो माय मॉम या माय मदर हैज रिटर्न, लौटने के लिए रिटर्न ईडी फॉर्म लेंगे, तो रिटर्न फ्रॉम टेम्पल, ऐसे। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाउ टू डील। इसको आइडेंटिफाई कर लेना है, हम आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ चल रहे हैं, और फिर इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। कोई सा भी वाक्य दिया हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे हमको कुछ राइटिंग ही करना हो,
तो बिना इन बेसिक्स की जानकारी के आप एक लाइन भी नहीं लिख सकते हैं। तो स्पेशली टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, हमको ये सारी चीजें लेके चलनी है। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।